गरीब सहेली बनी अमीर घर की बहू। जल्दी से गाड़ी रोकिए। क्या हुआ बेटा, ऐसे बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रुकवा रही हो? अभी तो तुम्हारा कॉलेज भी नहीं आया है। वो देखिए पापा, मेरी सहेली मोना आ रही है। मैं अब उसी के साथ कॉलेज चली जाऊंगी। आप अपने ऑफिस चले जाइए। क्या वो लड़की जो साइकिल पे आ रही है? जी पापा, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए अब आप गाड़ी रोकिए, मैं उसके साथ ही चली जाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम इस तरह साइकिल पर कैसे जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। अरे पापा, मैं चली जाऊंगी, अब आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप बस गाड़ी रोकिए। इतना कहकर अंकिता फटाफट से अपने पापा की कार में से निकलकर मोना की साइकिल पर बैठकर कॉलेज चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर अंकिता के पिता संजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी कुछ देर बाद कॉलेज में अंकिता मोना से कहती है, अरे मोना, आज तो मजा ही आ गया कॉलेज आने में। तूने क्या साइकिल चलाई? हाँ, मजे तो तुझे आए ही होंगे। मेरे तो पसीने छूट गए तुझे यहाँ तक खींच कर लाते हुए। अरे तो मैं क्या करूँ? मुझे तो साइकिल चलानी आती ही नहीं है ना, तो तुझे ही खींच कर लाना पड़ेगा ना मुझे। और इस तरह अंकिता और मोना कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ा करती थी और उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जहाँ अंकिता एक अमीर घर की लड़की थी, क्योंकि उसके पिता संजय शहर के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और उनके पास बेशुमार दौलत था, जिस वजह से संजय को अपने पैसों पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। लेकिन वही मोना एक गरीब घर की लड़की थी और उसके पिता मोहन एक गरीब किसान थे जो गांव में ही रहकर खेती किया करते थे। तभी उसी दिन, अरे बेटी, तू आ गई? चल आ जा, जल्दी से तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देता हूँ। लेकिन पिताजी, आपने खाना क्यों बनाया? मैंने कहा था ना मैं आकर खाना बना लूंगी। अरे बेटी, अब तू कॉलेज से थकी हारी घर आई है और मैं अब तुमसे खाना बनवाऊंगा। और वैसे भी कुछ समय बाद तेरी जब शादी हो जाएगी तब तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा ना, तो अभी से आदत डालने में क्या बुराई है? मोना की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से उसके पिता मोहन ने ही उसका पालन पोषण किया है, इसलिए उसके पिता उससे बहुत प्यार किया करते थे। और अब मोना का कॉलेज भी खत्म होने वाला था, तो मोहन को उसकी शादी की चिंता लगी रहती है। वहीं संजय भी अपनी बेटी अंकिता से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बेटी किसी भी गरीब घर की लड़की से दोस्ती रखे। इसलिए एक दिन वो अपनी बेटी से कहता है, अरे अंकिता बेटा, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी पापा, कहिए, क्या बात है? बेटा, वो जो तुम्हारी सहेली रोज साइकिल से आती है, उसका क्या नाम है? कौन? मोना? हाँ, वही। तुम उससे जरा दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ये छोटे घर की लड़कियां कैसी होती हैं। ये लोग बस अमीरों को फंसाकर उनसे दोस्ती करती हैं, ताकि वो उनके पैसों का फायदा उठा सके। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोना ऐसी नहीं है और मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसने हमेशा मेरी मदद की है। इतना कहकर अंकिता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई अभी आता है और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, अंकिता बड़ी हो गई है, इसलिए अब उसे अच्छे बुरे का फर्क है। और वैसे भी दोस्ती में अमीरी गरीबी कौन देखता है? यही तो तुम आजकल बच्चों को पता नहीं है कि इस दुनिया में किस किस तरह के लोग रहते हैं। इसलिए तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने भी कभी किसी गरीब घर की लड़की से शादी करने के बारे में सोचा भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर संजय वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी को अपने पिता की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके मन में भी अमीरी और गरीबी को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन उसे ये भी पता था कि उसके पिता उनसे बहुत प्यार करते हैं। अरे बेटी, क्या तू अभी भी अपने पिता से नाराज है? पापा, इस दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता है, इसलिए आप अपनी सोच बदल लीजिए पापा। अरे बेटी, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? पिताजी, अंकिता बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, तो तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? तो एक काम करते हैं, तो तुम आज उस लड़की को हमारे घर ले आओ, तुम्हें सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। इतना कहकर संजय अपने बच्चों को एक चैलेंज देता है और अगले दिन कॉलेज में अंकिता मोना से कहती है, अरे मोना, मुझे आज तुझसे कुछ काम है, तो तू आज मेरे साथ मेरे घर चलना। अरे पर क्या काम है? अरे
पहले तू चल तो सही। इतना कहकर अंकिता मोना को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे अपने कमरे में बैठाकर उसके लिए चाय नाश्ता लेने जाती है। लेकिन मोना जैसे ही उसके बेड पर बैठने जाती है तो वो देखती है कि अंकिता के बेड पर उसकी ढेर सारी गोल्ड की ज्वेलरी रखी होती है और ये देखते ही मोना फटाफट से सारी ज्वेलरी इकट्ठा करके उन्हें हाथ में पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। वहीं संजय कमरे में लगे कैमरे की मदद से सब कुछ अपने मोबाइल फोन में देख रहा होता है। तभी वो अपने बेटे अभी से कहता है, देख लिया ना बेटा, इन गरीब लोगों का असली रूप यही होता है। बस यही पैसों की लालच में ये लोग अमीर लोगों को फंसाते हैं। अरे पिताजी, 1 मिनट रुक तो जाइए, वो देखिए अंकिता आ गई। अंकिता के कमरे में आते ही मोना उससे कहती है, अंकिता तुझे जरा भी अपनी चीजों की कदर नहीं है ना? ये देख, तूने कैसे अपनी सारी ज्वेलरी को बेड पर फैला रखी है। तुझे पता है ना ये कितने महंगे और एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, फिर तूने इसे ऐसे बेड पर क्यों फैला रखा है? अरे तुझसे नहीं संभाले जाते तो तू अपने पिताजी को दे दे, वो ही नहीं संभाल कर रख देंगे। इतना कहकर मोना अंकिता को बहुत सुनाती है, लेकिन अंकिता को उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे तो अपनी दोस्ती पर गर्व होता है। और वहीं अभी अपने पिता से कहता है, आशा करता हूँ पिताजी अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अभी के इतना कहने पर भी संजय उसे कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा होता है। तभी एक दिन जब मोना अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर के पैसे जमा करने कॉलेज आ रही होती है, उसी समय वो देखती है रास्ते में अंकिता के भाई अभी का एक्सीडेंट हो गया है। और ये देखकर मोना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो फटाफट से अभी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उनसे कहती है, देखिए इनके सर पर काफी चोटें लगी हैं, इसलिए आप फटाफट से काउंटर पर 5000 रुपए जमा कर दीजिए, हम जब तक इनका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर आप पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस जल्दी से इनका इलाज शुरू कर दीजिए, इन्हें काफी चोटें लगी हैं। इतना कहकर मोना अपने सेमेस्टर के सारे पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। वहीं कुछ देर बाद अंकिता अपने पिता के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो आते ही मोना को गले से लगा लेती है और कुछ देर बाद अभी का भी इलाज हो जाता है और वो अब पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी कुछ दिन बाद मोना अपनी शादी का कार्ड लेकर संजय के घर आती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में मोना की शादी होने वाली थी। तभी शादी वाले दिन जब मोना मंडप में आती है, उसी समय दूल्हा कहता है, अरे शादी तो होती ही रहेगी, पहले ये बताइए कि मेरा कार कहाँ है? अरे बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने शादी से पहले ऐसे कोई मांग नहीं की थी। अरे शादी मुझे करनी है मेरे पिताजी को, इसलिए पहले कार दीजिए, उसके बाद ही शादी होगी। अरे बेटा मैं तुम्हें इतनी जल्दी कार कहाँ से ला कर दूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर कार नहीं दे सकते तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही बैठा के रखिए, आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। अरे ओ दहेज ये लालची, तुझे नहीं पता तू अपनी लालच के चक्कर में कितनी कीमती चीज को ठुकरा रहा है। अच्छा अगर तुम्हें इस कीमती चीज की इतनी चिंता है तो तुम खुद क्यों नहीं ले जा रहे हो इसे अपने घर पर? इतना सुनते ही संजय अपने बेटे अभी को वहाँ पर बुलाता है और कहता है, अभी बेटा क्या तुम्हें मोना पसंद है? और अगर पसंद है तो इसी वक्त मंडप पर बैठ जा, ताकि यहाँ खड़े लालची इंसान को उसकी औकात का पता चल सके। जी पिताजी। इतना कहकर अभी फटाफट से मंडप में बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और उसी समय संजय एक महंगी सी गाड़ी मंगवाकर अपने बहू को उसी में बैठाकर घर ले जाता है। और ये सब होता देखकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अंकिता को भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के रूप में अपनी भाभी मिल जाती है। और अब मोना भी खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। रौनकपुर और रानीपुर नाम के 2 नगर हुआ करते थे। दोनों नगर एक दूसरे के समीप ही था। रानीपुर नगर के लोग बहुत ही गरीब थे, वहीं रौनकपुर नगर के लोग बहुत ही अमीर थे। रौनकपुर में रहने वाले लोग अक्सर रानीपुर के लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। रानीपुर में एक रानी नाम की लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गांव के सभी लोग उसकी खूबसूरती की प्रशंसा किया करते थे। तभी एक दिन दोनों नगरों के बीच मैदान में मेला लगा। रानी अपने कुछ सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है
और वह घूमते घूमते एक लहंगे की दुकान पर पहुंचती है और अपनी सहेलियों से बोलती है, अरे राधा, देखो कितनी सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे लहंगे हैं। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे ना तो मैं एक बहुत सुंदर सा लहंगा खरीदूंगी। रानी, जब मेरे पास भी पैसे होंगे तो मैं भी यहाँ से ये येलो कलर वाला लहंगा खरीदूंगी। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी रौनकपुर की रहने वाली घमंडी और अमीर लड़की मीनाक्षी भी अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने वहाँ आती है। जब मीनाक्षी ने रानी को देखा तो वह हंसते हुए बोली, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जरा, ऐसा लग रहा है इस दुकान पर फ्री में कपड़े बांटे जा रहे हो। मीनाक्षी, तुझे कैसे पता कि यहाँ फ्री में कपड़े बांटे जा रहे हैं? तुझे दिख नहीं रहा? रानीपुर की भी लड़कियाँ यहाँ आई है। मुझे लगता है यह गरीब लड़कियाँ यहाँ भीख मांगने आई होगी। ये कहते हुए मीनाक्षी और उसकी सहेलियाँ रानीपुर की लड़कियों पर जोर जोर से हंसने लगती है। रानी को उन लोगों की बातों का बहुत ही बुरा लगा और वह बिना उन लोगों को कोई जवाब दिए रोते हुए वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन रानीपुर के सरपंच को एक आदमी कंपटीशन की सूचना देने आता है। रानीपुर के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव में लड़कियों के लिए ब्यूटी कंपटीशन किया जा रहा है, जिसमें रानीपुर की सारी लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं और इस प्रतियोगिता को जीतने वाली लड़कियों को पूरे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रतियोगिता में केवल वही लड़कियां हिस्सा लेगी जो सुंदर लहंगा पहनकर आएगी। यह खबर सुनकर रानी और उसकी सहेलियां मन ही मन बहुत ही खुश होती है। रानी की सहेली बोलती है, रानी, तुम तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हो। तुम्हें इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है इस कंपटीशन को तुम ही जीतोगी। राधा, लेकिन तूने सुना नहीं, प्रतियोगिता में सिर्फ वही लड़कियां जाएगी जिसके पास अच्छे लहंगे होंगे। पर मेरे पास तो एक भी लहंगा नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं लहंगा खरीद सकूं। अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाती तो जीते हुए पैसों से अपने गांव के लोगों का बहुत ही मदद करती और हमारे रानीपुर की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देती। तभी वहाँ से विशाखा परी आसमान से उड़ते हुए जा रही थी और वह रानी की सारी बातें सुन लेती है और अपने मन में सोचती है, रानी सुंदर के साथ साथ अच्छे दिल की भी लड़की है, लेकिन इस बिचारी के पास लहंगा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे रानी की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर विशाखा परी एक बूढ़ी अम्मा का वेश बनाकर रानी के पास जाती है और रानी से बोलती है, बेटी, मैं तुम्हारी सारी परेशानी सुन ली हूँ। तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हो ना, और प्रतियोगिता जीतना भी चाहती हो ना, और इनाम के मिले हुए पैसों से अपने गांव वालों का मदद करना चाहती हो ना। बेटी, तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा अम्मा, पर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मेरे पास लहंगा ही नहीं है, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती। बेटी, तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम कल सुबह जल्दी उठकर पास वाले नदी किनारे जाकर मन ही मन लहंगे के बारे में सोचना और आसमान की तरफ ध्यान लगाकर देखना। तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी बेटी। इतना बोलकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। तभी रानी की सहेली रानी से बोलती है, रानी, ये बूढ़ी अम्मा क्या क्या कर गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे मेरी प्यारी सहेलियों, एक बार इस बूढ़ी अम्मा की बात मानकर देख लेते हैं। क्या पता यह बूढ़ी अम्मा सही कह रही हो और वहाँ कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। फिर अगले दिन सुबह होते ही रानी अपनी सहेलियों के साथ बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार नदी किनारे जाकर लहंगे के बारे में सोचते हुए आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी कुछ देर इंतजार करने के बाद वहाँ लहंगों की बारिश होने लगती है। यह देखकर रानी और उसकी सहेलियां खुशी से झूम उठती है। तभी रानी अपनी सहेलियों से बोलती है, अरे मेरी प्यारी सहेलियां, मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं इस प्रतियोगिता में जरूर से हिस्सा लूंगी। एक हफ्ते बाद प्रतियोगिता वाला दिन भी आ जाता है। रानी उस जादुई लहंगे को पहनकर प्रतियोगिता में जाती है। रानी उस लहंगे में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी नजर रानी पर ही थी
और अंत में रानी ही इस प्रतियोगिता को जीतती है और इनाम के रूप में रानी को पूरे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। रानी उस पैसों को लेकर अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रानीपुर के गरीब लोगों का मदद करने लगती है। यह देखकर विशाखा परी बहुत ही खुश होती है और मन में सोचती है, रानी कितनी अच्छी दिल की लड़की है। इतने पैसे मिलने के बाद भी रानी के मन में जरा भी लालच नहीं आया और वह इन पैसों से गरीब लोगों की मदद कर रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद इनाम में मिले हुए पैसे तो खत्म हो जाएंगे, फिर ये लोगों की मदद कैसे करेगी? मुझे इसके लिए भी कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसा सोचकर विशाखा परी ने अपनी जादुई छड़ी से रानी के लहंगे को जादुई लहंगे में बदल दिया। फिर जब एक दिन रानी के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तभी रानी कमरे में उदास बैठकर सोच रही होती है कि अब वह आगे से गरीब लोगों की मदद कैसे करेगी। तभी जादुई लहंगे में से आवाज आती है, रानी बेटी, तुम उदास मत हो। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो सब दूंगी। जादुई लहंगे की आवाज सुनकर रानी के उदास चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और वह जादुई लहंगे से खूब सारे पैसे मांगती है और उस लहंगे की मदद से फिर से गरीब लोगों की मदद करने लगती है। कुछ दिनों बाद जब यह खबर मीनाक्षी को पता चलती है, तब वो सोचने लगती है, उस रानी की बच्ची का तो अब तक सारे पैसे खत्म हो जाने चाहिए थे। आखिरकार इसके पास इतने सारे पैसे आ कहां से रहे हैं? जरूर दाल में कुछ न कुछ तो काला है। मुझे इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन मीनाक्षी रानी से माफी मांगने के बहाने रानी के घर जाती है और रानी से बोलती है, रानी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो रानी। अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करना चाहती हूँ। पर रानी, मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मीनाक्षी की बातों में आकर भोली भाली रानी जादुई लहंगे के बारे में सारी बातें मीनाक्षी को बता देती है। ये सारी बातें सुनकर मीनाक्षी मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है और इस जादुई लहंगे के कमाल से यह महारानी बनी फिर रही है। कल मैं भी नदी के किनारे जाकर लहंगे के बारे में सोचूंगी, फिर मुझे भी जादुई लहंगा मिल जाएगा और फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। यह सोचते हुए मीनाक्षी वहाँ से अपने घर चली जाती है और अगले दिन सुबह होते ही अपनी सहेलियों के साथ उसी नदी के किनारे जा पहुँचती है और नदी के किनारे खड़ी होकर आसमान की तरफ देखते हुए लहंगों के बारे में सोचने लगती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद लहंगों की बारिश होने के बजाय लाल रंग की बारिश होने लगती है और उस बारिश में भीगने की वजह से मीनाक्षी और उसकी सहेलियों का शरीर कोयले के जैसा काला और उनके सर से सारे बाल गायब हो जाते हैं। तभी मीनाक्षी रोते हुए बोलती है, अरे ये सब कैसे हो गया? मेरा शरीर इतना काला कैसे हो गया और मेरे सर के बाल कहाँ गायब हो गए? तभी वहाँ पर विशाखा परी प्रकट होती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगा, तुम जैसी लालची और घमंडी लड़की को जादुई लहंगा मिलेगा? तुम्हें अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड है ना? तुम गरीब लोगों की मदद करने की बजाय उन लोगों का बहुत मजाक उड़ाती हो ना और उनका दिल भी दुखाती हो। अब सदा काली कलूटी और गंजी बनकर रहना तुम्हारी कर्मों की यही सजा है। मीनाक्षी और उसकी सहेलियां विशाखा परी से माफी मांगती है, लेकिन विशाखा परी उनकी एक नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। मीनाक्षी और उसकी सहेलियों को अपना चेहरा और सर छुपाकर रोते हुए वहां से अपने घर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रानी जादुई लहंगे की मदद से रानीपुर के लोगों का खूब मदद करती है और रानीपुर को भी रौनकपुर की तरह अमीर नगर में बदल देती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि जितना हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए।